हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले मेरा पिछला वन सॉट एफ जो आपने बहुत पसंद किया, मुझे नहीं लगा था कि आपको वो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने उसको जल्दी जल्दी कैसे भी करके किया, क्योंकि मैं थोड़ा फैमिली मैटर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। मुझे मुझे मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं कल शेयर करूँगी, तो फिर मैंने किया और कैसे भी उसकी एंडिंग को मैंने जल्दी कर दिया। वो थोड़ा और लंबा होता, लेकिन क्या करूं, फिर भी मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच मेरे उस एफएफ को इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया एफएफ, वो जो कि हिस्टोरिकल है और श्यान वंग एफएफ है। ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होगी, मेरी पिछली स्टोरी से बहुत डिफरेंट होगी। आप जेंडर को लेके टेंशन मत लीजिएगा, मतलब जेंडर से क्या होता है, लव तो लव है ना। तो देखिएगा, सुनिएगा, आपको कैसा लगेगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड छः बड़े मुख्य कबीलों में बटा हुआ है, जिनमें सबसे बड़ा कबीला गुसु का लान कबीला है, जो अपनी आध्यात्मिक शिक्षा, युद्ध कला और पौराणिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा वैन कबीला, जो लान कबीले के बराबर ही बड़ा है, लेकिन वो कल्टीवेशन वर्ड से थोड़ा कटा कटा रहता है। और वैन कबीले के बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी कल्टीवेशन वर्ड के सामने नहीं आती है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। फिर भी कल्टीवेशन वर्ड में अभी तो शांति ही बनी हुई है। तीसरा कबीला है जिन कबीला, जो बड़ा है, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छे काम करके नहीं, लोगों का पैसा लूटकर। जिन कबीले के लोगों से ज़्यादा कर वसूल करके जिन कबीले ने अपने आप को इतना बड़ा बनाया है। जिन कबीले ने कभी अच्छे काम करके अपने कबीले को बड़ा नहीं किया, वो तो बस लूट से एकत्र किया हुआ धन है। जिन्स को इस पर घमंड भी है। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है कि जिन्स किस तरह के लोग हैं। ऊपर से उनके सेक्ट लीडर की रासलीलाओं के चर्चे तो सभी ने सुन ही रखे हैं, और उनके कई नाजायज़ बेटे भी हैं जिनको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बस एक को छोड़कर, वो है मेंग्याओ। वो सिर्फ उसकी चालाकी को देखकर जिन कौनशान ने उसे अपने पास रखा है। इसके बाद है नी कबीला, जो कि ताकतवर और राइटिजियस कबीला है। उसका कारण है उस कबीले का सेक्ट लीडर नी मिंगजू, जो कि एक पावरफुल अल्फा है। और आखिरी जियांग कबीला, जो वेंस की बॉर्डर के पास है और सिंपल कबीला है, ज़्यादा किसी काम में इंक्लूड नहीं होता, अपने काम से काम रखता है। इनके सेक्ट लीडर बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, लेकिन इनकी महारानी स्ट्रिक्ट नेचर की है, जिनसे कबीले के लोग डरते हैं। और मैडम यू की वजह से ही उनके कबीले में अनुशासन बना रहता है। कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचता है। ये सब तो हो गया कल्टीवेशन वर्ल्ड के कबीलों के बारे में जानकारी। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे लान कबीला, जहाँ पर लान कोरेन और लानसिचन जो कि सेक्ट लीडर है, और सभी एल्डर और सभी लोग कहीं जा रहे हैं। वो लोग कोल्डो पॉन्ड के पास पहुँचते हैं। तभी लान कोरेन एक स्पेल करते हैं, और वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। सभी लोग एक एक करके उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अंदर पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई है, और वहाँ पर पानी है जो बहुत ठंडा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतनी कोल्ड जगह होने पर भी यह पानी जमा नहीं है। वो लोग कोल्ड केव के अंदर थे। वो लोग आगे बढ़कर एक जगह पर नील डाउन हो जाते हैं और अपने हाथों को आगे करके बो करते हैं। उनके सामने एक खाली पत्थर का थ्रोन है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लेडी अपीयर होती है, जिसके फॉरहेड पर रिबन है, जो यह दर्शाता है कि वो लैन क्लैन की है। सभी लोग जब उन्हें देखते हैं तो सर झुकाकर एक बार फिर उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि लैन क्लैन की एल्डर लैनी को हम सभी का प्रणाम। लैनी उन्हें उठने को कहती है। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं।
मास्टर लैन कोरैन आगे आते हैं और कहते हैं, एल्डर ऐसी ऐसी क्या ज़रूरी बात हो गई जो आपको हमें ऐसे जल्दी में बुलाना पड़ गया। लैनी कहती है, बात ज़रूरी है इसलिए मुझे आप लोगों को यहाँ जल्दी में बुलाना पड़ा। सभी कहते हैं, ऐसी क्या ज़रूरी बात है। लैनी कहती है, वो बात अभी आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर लैनी की ओर देखकर कहते हैं, जी एल्डर, आप कुछ भी पूछ सकती हैं। लैनी कहती है, क्या आप लोग मुझ पर और मेरी बातों पर विश्वास करते हैं। सभी लोग सोच रहे थे कि लैनी ऐसे अजीब प्रश्न क्यों कर रही हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं, जी एल्डर, हम आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। आपके ही मार्गदर्शन पर हमारा लान कबीला इतने आगे बढ़ पाया है और आज दूसरों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। सब कुछ आपके ही कारण है। लैनी एक स्माइल करती है और कहती है, अगर मैं आप लोगों से कुछ करने को कहूँ तो क्या आप लोग उस बात को मानेंगे। सभी लोग कहते हैं, जी एल्डर, हम आपकी सारी बातों को मानेंगे। तभी लैनी कहती है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार क्लाउड रिसोर्सेज में प्योर कल्टीवेशन के साथ साथ डार्क कल्टीवेशन की भी शिक्षा दी जाए। इस बार सारे क्लान से जो भी विद्यार्थी क्लाउड रिसोर्सेज शिक्षा लेने आए उसे प्योर और डार्क कल्टीवेशन दोनों का समान ज्ञान दिया जाए। यह सुनकर लान कोरैन, लान एल्डर्स और यहाँ तक कि लैन सेचेन भी शौक थे। डार्क कल्टीवेशन, डेमोनिक कल्टीवेशन का नाम लेना ही लान क्लान में बहुत बड़ा पाप है, तो शिक्षा देना तो बहुत ही बड़ी बात है। सभी लोग कहते हैं, एल्डर, हमारे क्लैन में डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा कैसे दी जा सकती है। हमारे क्लैन में तो डेमोनिक कल्टीवेशन को पाप माना जाता है। हमारा काम प्योरिटी की ओर बढ़ना है और लोगों को प्योर कल्टीवेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करना है, लेकिन आप डेमोनिक कल्टीवेशन को बढ़ावा दे रही हैं। तो इस पर लैनी कहती है, मैं डेमोनिक कल्टीवेशन को बढ़ावा नहीं दे रही। तभी लैन क्रन कहते हैं, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि लान क्लान में डेमोनिक कल्टीवेशन का ज्ञान दिया जाए, जबकि ये बात आप भी जानती है कि डार्क कल्टीवेशन शरीर और मन को क्षति पहुंचाता है। लैनी कहती हैं, मैं ये सब बातें जानती हूँ, लेकिन शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि मैं एक इमॉर्टल हूँ। मैं भविष्य को देख सकती हूँ। बेशक मैं तुम लोगों को भविष्य नहीं बता सकती क्योंकि यह नियति के खिलाफ है, लेकिन मैं आने वाले भविष्य के लिए तुम्हें सचेत जरूर कर सकती हूँ, जो कि मैं कर रही हूँ। डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में जानकारी होना सभी के लिए ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी नहीं भी है तो आगे ज़रूरत होगी। इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही है। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप इस बात को मानना चाहते हैं या नहीं। इस पर सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। उन्हें यह प्रस्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो लोग लैनी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लैनी की बातों से ही लग रहा है कि लैनी उन्हें ये करने का आदेश दे रही हैं। वो उनसे कोई सलाह नहीं मांग रही, इसीलिए उनके पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी। लैन क्लैन के लोगों को इस बात का घमंड है कि वो प्योर एनर्जी कल्टीवेट करते हैं और लोगों को भी यही करने की सलाह देते हैं। और जो डार्क एनर्जी कल्टीवेट करता है उन्हें ये लोग नीची नज़रों से देखते हैं। उन्हें अपने भविष्य या भविष्य में आने वाली मुसीबतों की चिंता नहीं है। चिंता है तो इस बात की कि उनसे उनके राइटियस होने का टैग हट जाएगा, लेकिन वो लैनी के आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए सभी कहते हैं, ग्रीट करते हुए, जी एल्डर, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। लैनी अपना सर नोट करती है। तभी लैन कोरैन कहते हैं, लेकिन एल्डर, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं जो डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा देता हो। इस पर लैनी कहती है, आप लोगों को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको डेमोनिक कल्टीवेशन कौन सिखा सकता है। सभी लोग एक साथ कहते हैं, कौन। लैनी कहती है, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम लोगों को हीलिंग जाना पड़ेगा।
लैंसचन कहते हैं यिलिंग, लेकिन यिलिंग पर कहाँ और हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? इस पर लैनी कहती है यिलिंग के लोग उसे यिलिंग पैट्रियार्क के नाम से जानते हैं। उसकी उम्र 26 साल है। वो अपना चेहरा मास्क से कवर रखता है और वो एक अल्फा है। वो तुम्हें यिलिंग के आगे मिलेगा, उस जगह पर जहाँ पर किसी का भी रहना तो क्या जाना भी मुश्किल है। इसीलिए तुम्हें एक निमंत्रण पत्र लेकर जाना होगा और उसे उस एंट्रेंस पर रख देना है जहाँ वह रहता है और वापस आ जाना है। उसे जब तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिल जाएगा तो वह घूसू आ जाएगा। लैंसचन कहता है लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वे रहते हैं? लेकिन लोग वहाँ नहीं जा सकते। लैनी इस पर थोड़ी देर चुप रहती हैं और फिर कहती है वो आत्माओं के कब्रिस्तान में रहता है। यह सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर जम गए। वो रिएक्ट करना ही भूल गए। लैनक्रेन ने सोचा अगर वो पर्सन आत्माओं के कब्रिस्तान में रहता है तो उसके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी होगी, और ऐसे पर्सन को लैनक्लैन में क्यों लाना चाहती है? आखिर वो करना क्या चाह रही हैं? लैनक्रेन की सारी बातें लैनी समझ चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाकी सभी लोग होश में आते हैं और कहते हैं आत्माओं के कब्रिस्तान, ऐसी जगह पर कोई कैसे रह सकता है? वो पर्सन तो बहुत खतरनाक होगा। लैनी कहती है वो एक इंसान है, डेमोन नहीं। आप लोगों को बस बेरलमॉन्ट्स के एंट्रेंस पर वो इनविटेशन रखकर वापस आ जाना है। क्या आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ गए? सभी कहते हैं जी एल्डर, हम समझ गए। तभी लैनी लांसचन की ओर देखती है और कहती है लांसचन, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? लांसचन लैनी के आगे झुकते हैं और कहते हैं एल्डर, वांग जी अभी सेक्लूजन में है, वो कल सेक्लूजन से बाहर आएगा। लैनी अपना सर नोट करती है और अपनी आंखें बंद करती है। तभी लैनी के आगे एक कुचिन प्रकट हो जाती है। लैनी उस कुचिन को एक वाइट कलर के पाउच में डाल देती है और उस पाउच को लैनकुरेन की ओर आगे बढ़ा देती है। लैनकुरेन उस पाउच को अपने हाथ में ले लेता है। तभी लैनी कहती है क्या आप लोग इस कुचिन को जानते हैं? सभी लोग कहते हैं जी एल्डर, यह हमारी पुश्तैनी कुचिन है। लैनी कहती है क्या इसके अलावा और कुछ जानते हैं आप इस कुचिन के बारे में? सभी लोग कन्फ्यूज़न में एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। लैनी कहती है इस कुचिन से ही वेंस के संस्थापक वैन माओ की मृत्यु हुई थी। सभी लोग यह सुनकर शॉक हो जाते हैं। वैन माओ की मृत्यु इससे हुई थी? लैनकुरेन कहते हैं लेकिन आप ये शक्तिशाली कुचिन हमें क्यों दे रही हैं? लैनी कहती है ये कुचिन मैं तुम्हारे छोटे नेफ्यू लान वांग जी को दे रही हूँ, जो उसका स्पिरिचुअल वेपन बनेगा। ये कुचिन तुम्हें लान वांग जी को देना है। सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। उनके एंसेस्टर की कुचिन लान वांग जी को मिल गई। कुछ लोग इससे जल भी रहे थे। इस बीच में वो ये भी भूल गए थे कि उनके रूल्स में है यह है कि ईर्ष्या करना मना है। ये एल्डर्स बस अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके मन में बस खोट है। लैनकुरेन इससे बहुत खुश थे और सिचन भी कि उनके वांगजी को यह कुचिन मिली। लैनी कहती है मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है आगे। लैनकुरेन, मुझे पता है तुम डेमोनिक कल्टीवेशन को पसंद नहीं करते, लेकिन डेमोनिक कल्टीवेशन से इस नफ़रत के चलते कभी तुम कोई गलत डिसीजन मत ले लेना कि आगे जाकर सभी को इसका परिणाम भुगतना पड़े, क्योंकि जो होना है वो नियति में लिखा हुआ है, उसे कोई बदल नहीं सकता, तुम भी नहीं। लैनकुरेन समझ नहीं पा रहा था कि लैनी ऐसा क्यों कह रही हैं। लैनी कहती हैं और हाँ, जो इंसान डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा देने आने वाला है उसे मामूली इंसान समझने की गलती मत करना। दुनिया को बदलने की ताकत रखता है वो, इसलिए कुछ भी ऐसा वैसा मत करना कि तुम लोग उसकी नज़रों से ही उतर जाओ, क्योंकि जो उसकी नज़रों से उतर जाता है वो उन्हें पलट कर दोबारा नहीं देखता। इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पर्सन है वो, इसीलिए उससे उलझना नहीं। सभी सोच रहे थे क्या वो पर्सन सच में इतना पावरफुल है?
सभी लोग लैनी को वो करते हैं और कहते हैं जी एल्डर, जैसी आपकी आज्ञा। और लैनी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। लैनी के जाते ही सभी लोग कोल्ड केव से बाहर आ जाते हैं और क्लैन की ओर बढ़ जाते हैं। उनके जाते ही लैनी भी वापस प्रकट होती है। उनके साथ एक और लेडी थी जो बाउशन सैरन थी। तभी बाउशन सैरन कहती हैं, क्या तुम्हें लगता है कि लान कुरैन तुम्हारी बातों को समझ चुका है? वो आगे कोई गलती नहीं करेगा। लैनी कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कुरैन ने अपनी बेवकूफ़ी में कुछ भी ऐसा वैसा कहा तो इसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा। बाउसन सैरन कहती है, अब जो होगा वो देखा जाएगा, वैसे भी हमारा काम था उन्हें आगाह करना। तभी लैनी एक शाह करती है और कहती है, न जाने उन दोनों की किस्मत उन्हें कहाँ ले जाती है। क्लैन में पहुंचकर लान कुरैन कहते हैं, कल सुबह एक मीटिंग होगी, वहाँ सभी लोग मौजूद रहें, वहीं डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। और शिचेन, वांग जी आए तो उसे भी इस मीटिंग में उपस्थित रहने का कहो, हम वहाँ ही उसका स्पिरिचुअल वेपन दे देंगे। शिचेन कहते हैं, जी अंकल, और सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं एक कॉटेज का सीन जो बिल्कुल शांत है, जिसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है जो रात की मूनलाइट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उस पर्सन की आंखें बंद हैं, वह मेडिटेशन कर रहा है। तभी उसके पास एक बटरफ्लाई मैसेज आता है। लान वांगजी अपनी आंखें खोलता है और उस बटरफ्लाई मैसेज को ओपन करता है। वो उसके भाई का मैसेज था। वांगजी, कल अंकल ने तुम्हें सुबह की मीटिंग में शामिल होने को कहा है, तो तुम सुबह जल्दी ही जिंगसी से क्लैन आ जाना। इतना कहकर वह बटरफ्लाई डिसअपियर हो जाती है। लान वांगजी फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और मेडिटेशन करने लगता है। तो आइए हम लान वांगजी के बारे में जानते हैं। लान वांगजी, जिसे लोग हांगवनजुन के टाइटल से भी एड्रेस करते हैं, एक 19 साल का अल्फा है जो लान क्लान का मोस्ट पावरफुल वॉरियर है। लान वांगजी इंट्रोवर्ट पर्सन है, अपने आप को रिजर्व रखना पसंद करता है, अपने भाई और अंकल के अलावा ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। इस एफएफ में हमारा लान वांगजी बिल्कुल अनटेम्ड के लान वांगजी जैसा है। ओके, तो अब हम यहाँ से देखते हैं सुबह का सीन। सभी एल्डर्स और लान कुरैन और लान शिचेन सभा में उपस्थित है। सभी लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सभी लोग हांगवनजुन का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी वहाँ कदमों की आवाज़ आती है। सभी लोग दरवाजे की ओर देखते हैं तो वहाँ से लान वांगजी अंदर की ओर आ रहे हैं। हैंडसम और स्ट्रेट फेस, बिना किसी एक्सप्रेशन के। एक हाथ में बेचैन है और एक हाथ उनकी बैक पर है। लान वांगजी का ऑरा ही डिफरेंट है, जिससे लोग एक बार को तो डर ही जाएं। लान वांगजी सभी के सामने आते हैं और सभी को झुककर ग्रीट करते हैं। तभी कुरैन अपनी जगह से उठकर लान वांगजी के सामने आ जाते हैं और अपने हाथ को आगे कर देते हैं, जिसमें वाइट कलर का पाउच है। लान वांगजी उस पाउच की ओर देखता है और फिर अपने अंकल की ओर देखता है। लान कुरैन कहते हैं, लान वांगजी अपना हाथ आगे करो। लान वांगजी अपने हाथों को आगे कर देता है। अंकल कुरैन उसके हाथ में वो गुचन रख देते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है वांगजी कि हमारे एंसेस्टर की गुचिन लानी ने तुम्हें दिया है। ये गुचिन ही तुम्हारा स्पिरिचुअल वेपन होगा। यह सुनकर भी लान वांगजी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो झुका और वो करते हुए कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अंकल कुरैन की फेस पर एक स्माइल आ गई। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं सभी लोग अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। अंकल कुरैन सभी को
वो बताते हैं जो कल लैनी ने उन्हें करने को कहा। सभी लोग ये सुनकर शॉक थे कि लैनी ने उन्हें डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा देने को कहा है। तभी एक इंसान कहता है, माना कि लैनी हमारी एल्डर है और उनके बहुत ही उपकार हैं लैन क्लैन पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी सारी बातों को माने। हम लैन क्लैन में डेमोनिक कल्टीवेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तभी एक एल्डर कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? लैनी हमारी एल्डर ही नहीं है, वो लैन क्लैन की संस्थापक है। उनकी ही वजह से हमारे कबीले का इतना बड़ा नाम है। क्या तुम इस बात को भूल गए हो? वो इंसान अपना सर नीचे कर लेता है। लैन कुरैन कहते हैं, लैनी का आदेश है, इसीलिए हमें यह पूरा करना ही होगा। उस पर्सन को लैन क्लैन बुलाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बाकी क्लैंस को यह कैसे समझाएंगे? तभी लैन सेचैन कहते हैं, अंकल हमें सारे क्लैन के स्टूडेंट के साथ साथ उनके माता पिता को भी एक दिन के लिए गुसू आने का आमंत्रण देना चाहिए। कुछ लोगों को यह बात सही लगती है और वो लोग हाँ में अपना सर हिलाते हैं और लानवांग जी वो चुपचाप बैठा हुआ है और सभी को सुन रहा है। लानवांग जी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता है। लैनी ने डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा देने को कहा है तो इसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी, इसीलिए वो शांत है। लैन कुरैन कहते हैं, सिचेन तुम यह काम करोगे, सभी क्लैन में यह पत्र भिजवा दो कि वे अपने बच्चों के साथ एक दिन के लिए क्लाउड रिसोर्सेस आएँ। उनकी राय जानने के बाद ही हम लोग हिलिंग जाने की तैयारी करेंगे इनविटेशन देने के लिए। सभी लोग हाँ में अपना सर हिलाते हैं। लैन कुरैन सभा समाप्त करते हैं और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। लानवांग जी भी अपने भाई के साथ वहाँ से अपने क्वार्टर की ओर जाने लगता है। उसके भाई उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, वांग जी तुम एल्डर लैनी के फैसले के बारे में क्या सोचते हो? लानवांग जी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, उन्होंने कहा है कि भविष्य के लिए डेमोनिक कल्टीवेशन काम आएगा। इसका मतलब उन्होंने हमें किसी संकट से आगाह किया है। लान सेचैन कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। वांग जी क्या तुम मेरी मदद करोगे सभी क्लैन को संदेश भिजवाने में? इस पर लानवांग जी झुककर कहता है, जी भैया। तो चलिए इस पार्ट को मैं यही रोकती हूँ। मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं। ओके, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय।